And I saw Advocate Inderpal Singh ji. Yes. Can we have him on, please? You've already shown him. No need to hide him. पहले दिखाई दिया आपने इंद्रपाल सिंह जी को. मुझे वेलकम करने की जरूरत ही नहीं है. फिलहाल इंद्रपाल सिंह जी, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. क्या बात है सर, कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद आए सर आप. बहुत बहुत बिजी हो गए लग रहा है. नहीं, जल्दी आ गए इस बार तो जल्दी आ गए. तो इंद्रपाल सिंह जी, आपने शरद पवार जी को कंग्रेचुलेट किया कि नहीं किया? मुबारक दी कि नहीं दी? उनको नया नाम मिल गया, एनसीपी शरद चंद्र पवार, और तुतारी जो होती है वो मिल गई उनको एज अ नया सिंबल. सर आपका फर्ज बनता है सर, आप उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए आपको. बिल्कुल. ये उनको सुप्रीम कोर्ट से जो नया नाम मिला है और जो सिंबल भी इलेक्शन कमीशन ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंबल जल्दी अलॉट करो जी. उन्होंने 2-3 सिंबल जो प्रपोज किए थे पवार साहब ने, उनमें से उनको मनचाहा सिंबल भी मिला और एक अच्छा सिंबल मिला है. हमारी शुभकामनाएं हर समय पवार साहब के साथ है और उनका आशीर्वाद भी हर समय हम लेते रहेंगे. तो मैं बिल्कुल मैं और सभी लोग, इवन अजीत दादा भी अभी तक उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनके आशीर्वाद से ही हम सब ग्रोथ कर रहे हैं. क्या बात है साहब, जबरदस्त. और इसी आशीर्वाद के कारण आप लोग अभी बारामती में इतने ज़्यादा कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं कि मतलब आप ये इंश्योर करेंगे कि पवार साहब वहाँ से जीत ना पाए किसी भी हालत में, ना ही उनका कोई कैंडिडेट जीत पाए. इंद्रपाल सिंह जी, देखिए, राजनीति का स्टैटिक्स अलग है. अभी जो हम एक नैतिकता की बात कर रहे थे तो ये नैतिकता की बात थी. अब हमारी बात हो रही है राजनीति की रणभूमि की. जी. रणभूमि में तो आपने देखा है कि महाभारत में किसको किसका सामना नहीं करना पड़ा. जी दुरुस्त बात, आई एग्री. सब अपनों का ही सामना करना पड़ा है वहाँ. जी. तो जब आदमी रणभूमि में उतरता है तो कृष्ण ने खुद कहा है कि अर्जुन युद्ध कर, कुछ देख मत और युद्ध कर. तो जब भगवान श्री कृष्ण का ही आदेश था कि अपनों को भी युद्ध में अगर सामने आते हैं तो उनसे लड़ना है हमको, तो बिल्कुल हम उसी आदेश के ऊपर हैं कि अगर हमारी पार्टी का ग्रोथ करना है. अभी हमारी पार्टी उनसे सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट कर रही है. हमारे पास में ओरिजिनल नाम है, हमारे पास में ओरिजिनल चिन्ह है, हमारे पास में 41 एमएलए हैं और हम अपना अब आने वाले दिनों में जितने भी हमने 9 सीट जो है लोकसभा में मांगी है. अब 9 में हमें जितनी मिलेगी, 5 पे कुछ बात चल रही है. तो जितनी सीटें हमें मिलती हैं तो उस सीटों पे हमें अपना कैंडिडेट तो उतारना ही पड़ेगा. और ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है, हमें पावर में रहना है, सत्ता में आना है फिर से. तो उसके लिए संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें युद्ध भी करना पड़ेगा. इंद्रपाल जी यही बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज वेस्टर्न महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र वो इलाका है जो शरद पवार जी के बेस्टन है. वो बोलते हैं कि पूरे क्लाउड जो है शरद पवार जी के वो उसी क्षेत्र में, और अजित पवार जी भी क्लोजली कनेक्टेड थे शरद पवार जी से कंटिन्यूसली, और उनके कदम से कदम मिलाकर अजित पवार जी भी संगठन को संभाला है, संवारा है. 54 में से 27 पश्चिम महाराष्ट्र के सीट है आपके टोटल टुगेदर एनसीपी के, शरद पवार अजित पवार जी के. आज के तारीख में आप बारामती से लेके सब जगह जहां सुप्रिया सुले जी कैंडिडेट है वहां पर आई थिंक मिसेस अजित पवार इज गोइंग टू स्टैंड. एवरीथिंग इज डिसाइडेड. आपने पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में और असेंबली में ये हालत होने वाला. यू हैव वॉच्ड बोथ ऑफ देम टुगेदर. आपने बहुत क्लोजली सबको देखा, शरद पवार साहब के फंक्शनिंग देखे, अजित पवार जी के फंक्शनिंग देखे. तो आपको क्या लग रहा है ये संगठन किसके साथ रहेंगे? बिकॉज अजित पवार जी भी बारामती में इस्तीफा लिए, उनके साथ भी लोग जुड़े हुए, मगर आज के तारीख में पूरे पवार फैमिली, शरद पवार फैमिली, पूरे जो चाचा भतीजा सब मिलके एक वन यूनिट है सुप्रिया सुले के साथ. हाउ डू यू सी दैट इंद्रपाल सिंह जी? जी प्रदीप जी, आपको ये तो पता ही है कि माननीय अजीत दादा पवार जी जो जीत के आते हैं तो वो सबसे हाईएस्ट मार्जिन होती है उनकी. जितने एमएलए हैं उन सबसे हाईएस्ट मार्जिन में वो जीत के आते हैं. तो बारामती में पवार साहब का तो ठीक है, उन्होंने बहुत काम किया है. 50 साल जिंदगी के उन्होंने बारामती को दिए हैं, बारामती के विकास को दिए हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता.
और गली गली उन्होंने डेवलप की है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। इंस्टीट्यूट बनाए, पब्लिक सेक्टर बनाया, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, जो नहीं सारी तरक्की अगर पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है तो वो बारामती इन्होंने की है। तो उसमें उनके साथ में पिछले 40 साल से 35-40 साल से माननीय अजित पवार साहब का भी सिंहा का वाटा है, जो मराठी में बोलते हैं आमच्या सिंहाचा वाटा है। तो उनका एक बड़ा शेयर है उनके साथ में, क्योंकि उनके साथ में ही उन्होंने उनकी छत्र छाया में, उनकी अम्ब्रेला में, उन्होंने उनकी शरण में रहकर उन्होंने बहुत काम अजित पवार साहब ने भी किया है। और पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में नामियार जी, जैसे आपने कहा, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि पश्चिम महाराष्ट्र में हमारी पकड़ ज्यादा है, राष्ट्रवादी को मानने वाले घर घर में लोग हैं, और वहाँ जरूर कांटे की टक्कर होने की संभावना है। लेकिन जितने लोग माननीय शरद पवार साहब को मानते हैं, मुझे लगता है उतने ही लोग माननीय अजित दादा पवार साहब को भी मानते हैं। और वोट का विभाजन हो सकता है, लेकिन अभी हमें पूरी उम्मीद है कि दादा की जो काम करने की प्रणाली है, उसमें किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आती। और जिस तरह से वो लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो उन्होंने ये पवार साहब से सीखा है। हम कहीं पवार साहब से हमको आज भी अलग नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे सेंटिमेंट्स और हमारे उनके आज हमारे साथ में है, और हम उनको देखकर ही राजनीति सीखे हैं, और आगे भी उनको अनुकरण करके जीतेंगे राजनीति में। तो हमारा ये कहना है कि हमें वोट मिलने हैं, वो डेफिनेटली अजित दादा की मेहनत के, अजित दादा का अपना एक जो उन्होंने मकाम बनाया है उसके, अजित दादा का जो काम करने की शैली है उसके, और अजित दादा पवार साहब की जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, उसके वोट हमें मिलने हैं। और हमें वो वोट मिलेंगे, क्योंकि नवी जनरेशन जो है वो ये चाहती है कि युवाओं को ही चांस मिले, और एक सेकंड जनरेशन कहीं तो तैयार होनी चाहिए। तो सेकंड जनरेशन तैयार होने के लिए जो अभी आने वाली पीढ़ी है, युवाओं के वोट बहुत काम करते हैं। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में जो सरकार में परिवर्तन हुआ, वो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन युवाओं के वोट का परिवर्तन ज्यादा रहा है, औरतों के वोट का परिवर्तन ज्यादा रहा है, जिससे कि 3 स्टेट के अंदर सरकार जो है वहां बदली गई, और तीनों स्टेट में कांग्रेस को या लोक क्षेत्रीय पार्टी को अपनी हार स्वीकारनी पड़ी। जो मराठा बिल है, जो रिजर्वेशन बिल जो पास किए, वी थॉट दैट्स द एंड ऑफ द मैटर, बट इट सीम्स टू बी द बिगिनिंग अगेन। जरांगे पाटिल जी यानी कल से वापस रास्ता रोको करने वाले, और 3 तारीख को और भी उग्र तरीके से सामने आने वाले, और उन्हें is going to take the violent step of confiscating the vehicles of politicians who are coming to, वो उनके गांव में आते हैं, उनका गाड़ी को कब्जा में रखेंगे अपना। तो एक एग्रेसिव टर्न लिया है। और रिजर्वेशन बिल एकनाथ शिंदे जी सेलिब्रेट कर रहे थे, देव फडणवीस जी सेलिब्रेट कर रहे थे, अजित पवार साहब नहीं सेलिब्रेट कर रहे थे, और जिस प्रकार से गुलाबराव पाटिल नाच रहे थे, गिरीश महाजन साहब नाच रहे थे, वी थॉट इट्स ऑल ओवर। एकनाथ शिंदे जी ने जब इवन नवी मुंबई तब भी सत्कार हुआ, तब भी विजय का घोषणा फिर डाल, तो एवरीथिंग सेलिब्रेशन। तब कितने बार सेलिब्रेशन हो गए, मैं प्रॉब्लम डजंट सीम टू एंड। इंद्रपाल सिंह जी, ये प्रॉब्लम कभी खत्म होगा? ये तो और उग्र होने वाले। भुजबल साहब इज सेइंग एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ, हाउ इज ही एग्रेसिवली थ्रेटनिंग पीपल? तो हाउ डू यू सी इट? बिकॉज खुद के मिनिस्टर ऐसे बोलने लगे तो दैट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया। इंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप जी, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, और हमारी पार्टी की लाइन ये रही है, अजित दादा का बोलना ये है कि हमने पहले भी कभी मराठा आरक्षण का विरोध नहीं किया है, और हम आज भी मराठा आरक्षण देने को तैयार थे, तैयार है और रहेंगे, बशर्ते कि उसको कहीं दूसरे ओबीसी को या किसी और आरक्षण को धक्का ना लगे। और ये जो आरक्षण हम दे रहे हैं, और जो हमने ये अभी स्पेशल हाउस में पास किया आरक्षण को, 10% जो आरक्षण हमने उनको दिया, जिसका सेलिब्रेशन आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सेलिब्रेशन किया, फडणवीस साहब ने किया, दादा ने कहा कि काफी ठीक है, बहुत ज्यादा
उनके अंदर मुझे उत्सुकता कहीं नजर नहीं आई। उनको लगा कि ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कभी आरक्षण का, मराठा आरक्षण का विरोध किया नहीं था। और भुजबल साहब का जो कहना है, मैंने अभी उनका लेटेस्ट वीडियो भी आपका शो ज्वाइन करने के पहले सुना था, कि उन्होंने कहा कि जब पृथ्वीराज चौहान जी चीफ मिनिस्टर थे तब भी मराठा आरक्षण देने की बात हुई थी, और मराठा आरक्षण जो है वो किसी आरक्षण को धक्का ना लगते हुए देने की बात कही थी, और किसी आरक्षण में से कट करके उसको आरक्षण नहीं देना था। और ये आरक्षण आगे टिकना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी 52% आरक्षण था, और अगर हम इससे ज्यादा बढ़ते हैं तो स्पेशल हाउस बुलाना पड़ता है, क्योंकि हमने बुलाया स्पेशल हाउस में, हमने पास किया। पास करने के बाद में 10% जो है मराठा आरक्षण हमने दिया है। अब इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। डेफिनेटली कुछ लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाएंगे। मैटर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और रिजर्वेशन जो है वो, आप दोनों दिग्गज पत्रकार हैं, आपको पता है कि 50% से ऊपर का रिजर्वेशन टिकता नहीं है करके लीगली। और हमारी मंशा, हमारी मराठा के प्रति जो हमारा आदर भाव सत्कार था, हम जितना मराठा कम्युनिटी को प्यार कर सकते थे, हम जितना उनको आदर सम्मान कर सकते थे, हमने स्पेशल हाउस बुलाया, जो आज तक 60 सालों में नहीं हुआ। हमने वो बुलाकर उनको आरक्षण दिया है। इसके अलावा कल ही सीएम साहब ने एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमने अपनी स्पेशल टीम सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट की है, कि स्पेशल टीम जो सुप्रीम कोर्ट में, अभी आपने देखा होगा कि 2021 में जब हम यही बात को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था कि आप 52% के ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते। तो ये एक सबसे बड़ी लीगल प्रॉब्लम हम लोगों के सामने थी। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने एक स्पेशल टीम अपॉइंट की है, 8 सीनियर काउंसिल लोगों को लगाया है, ताकि कल चलकर कोई ये ना कहे कि सरकार की तरफ से जो कॉन्टेस्ट करना था मैटर बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसमें कोई प्रकार की कमी रह गई। हमने सभी दिग्गज लोगों को लिया है, और जितने भी दिग्गज हमारे पास में थे, हम उन सब दिग्गज। लेकिन सर ये जरंगे पाटिल साहब तो जानते हैं ना, हाँ ये बात, जरंगे पाटिल साहब तो ये सब जानते हैं, उनको ब्रीफ किया गया एक एक चीज पे, फिर भी उनका रवैया ऐसा कठोर क्यों है? क्यों वो बोल रहे हैं कि ही डजंट ट्रस्ट यू एनीमोर? व्हाई? ये जरंगे पाटिल साहब का एक छोटा कहीं डर है कि ये जो चैलेंज होगा तो कहीं फिर से रिवर्स हो जाएगा, ऐसा उनका डर है। इसीलिए वो, उनका स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। वो कह रहे हैं कि हमें इसमें ओबीसी के थ्रू ये आरक्षण दीजिए, हमें ओबीसी में शामिल करके ये आरक्षण दीजिए। अभी ओबीसी में आपको पता है कि छोटी छोटी अगर आप जमात पकड़ेंगे, कुणबी है, तो ये कुणबी छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे बंजारा है, भटके, विमुक्ति बंजारा है, धंगड़ है, लोहार है, सुतार है, माली हैं, जी बहुत लोहार, सोनार, ऐसा करके आज मैंने सुना था कि कुछ 300 से ऊपर छोटी छोटी जातियां हैं। 371, यू आर एब्सोल्युटली ट्रू, थैंक यू सो मच। तो 371 जो है ये छोटी छोटी कास्ट हैं, जिनको लेके ओबीसी का 19%, 19% आरक्षण गठित किया गया था। अगर आज आप इसमें से किसी को देते हैं तो आपको 17 करोड़, 7 करोड़ लोगों को आप नाराज करते हैं। और ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, ये 7 करोड़ के करीब है, और मराठा समाज 3.5 से 4 करोड़ के करीब है। अभी प्रशासन को देखना ये है कि इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए, और इन दोनों को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। इंद्रपाल सिंह जी, that is not my question, that is not Pradeep ji's question either. Our question is very simple, because you have been working very close, you as in the government today, आज की तारीख में जो सरकार है, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की जो सरकार है, आप बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे हैं मनोज जरंगे पाटिल साहब के साथ। हर जगह पर आपने उनको ब्रीफ किया है, एक एक चीज उनकी हर मांग मानी गई है भाई। यहाँ तक के जैसे प्रदीप जी बार बार कोट करते हैं छगन भुजबल साहब को, छगन भुजबल साहब ने ये कहा था कि भाई वो जरंगे पाटिल जहाँ पर रहता है उसके साथ में 6-7 बंगले और बना दो, हमारे 3 और मंत्री और चीफ सेक्रेटरी साहब वहीं पर रहेंगे, और बार बार उनसे कंसल्ट करते रहेंगे, भैया ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जरंगे पाटिल साहब उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, हाँ ये करने का, ये नहीं करने का। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी क्या चाहिए,
Sir, I have never seen, I'm sure so is the case with you, I have never seen a government being so accommodating towards anybody. जो एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार ने जिस किस्म की ढील, जिस किस्म का वेलकम, जिस किस्म का स्वागत, जो बिल्कुल दोनों हाथ से इस शख्स को जो जप्फी मारी है ना सर, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। और फिर भी आदमी सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे छगन भुजबल साहब कहते हैं ये तो हनुमान जी की पूंछ है, ये तो लंबी होती जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ पे खत्म होगी। अभी ये हो गया, अब कहते हैं ये भी चाहिए, वो खत्म हो गया, अभी वो भी चाहिए। तो सर इसका समाधान कैसे निकलेगा? इंद्रपाल सिंह जी आप बताएं, यू आर एन एडवोकेट, यू आर ऑल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, डू यू थिंक दिस इज बीइंग फेयर ऑन द पीपल ऑफ महाराष्ट्र? व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? इसमें मैं बजाज साहब, इस पे मैं नितिन गडकरी साहब का एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि शुक्र है भगवान का, खुदा का या राम का कि मैं मराठा या किसी और बैकवर्ड समाज में नहीं हूँ। अगर मैं ओबीसी या मराठा होता और आरक्षण मांगता तो शायद कहीं क्लर्क होता, कहीं क्लर्क या छोटी सी जगह पे होता, इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। तो कहीं तो भी इतने बड़े नेता है गडकरी साहब, उनका जो स्टेटमेंट है वो बीजेपी में है, सत्ता में है, पावर में है। उन्होंने खुद कहा है कि आरक्षण इतना मतलब लेने के लिए हमें अंदर से आतुर नहीं होना चाहिए, ये हमारी नैतिकता है। एक आदमी के अंदर, खुद के अंदर एक नैतिकता होनी चाहिए। प्रदीप जी देखिए इंद्रपाल सिंह जी क्या कर रहे हैं हमारे साथ। देखिए सवाल का जवाब नहीं दे रहे, गोल गोल घुमा रहे हैं। सर सवाल का जवाब दो, ये इसका क्या करें? मनोज जरंगे पाटिल साहब, आदरणीय सम्मानीय मनोज जरंगे पाटिल साहब, उनको खोदिए भाई साहब, आप जो हैं आज तक कभी इतना बड़ा मराठा नेता नहीं हुआ आपके जैसा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद तो आप ही हैं। आप जरा उनको समझा तो दो यार, क्या कर रहे हो? महाराष्ट्र कैन नॉट अफोर्ड दिस टेंशन सर, ये टेंशन महाराष्ट्र अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वो कहते हैं, वो जैसे प्रदीप जी ने बोला, वो सारी गाड़ियां जब्त कर देंगे, कोई गांव में गाड़ी आएगी गाड़ी को अंदर नहीं आने देंगे, पकड़ लेंगे लोगों को। सर ये क्या है इंद्रपाल सिंह जी? आफ्टर द गवर्नमेंट हैज डन सो मच, उसके बाद भी ये क्या हो रहा है सर? देखिए ना, आरक्षण तो हम पहले से दे रहे थे, ये ठीक है। आज कोई नेता मराठा समाज का बन रहा है, बन गया है, बहुत बड़े कद का बन रहा है, इसमें ये तो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन आरक्षण के लिए तो ना कभी हमारी सरकार का आज के कई सालों से कभी विरोध रहा ही नहीं है। ठीक है, अभी इनके ज्यादा आंदोलन जो है ये फंडामेंटल राइट है, सबको पता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके पीछे, जैसे कि अभी आरोप लग रहा है कि शरद पवार जी हैं, वो क्या नाम उनका, संगीता वांगड़े जी बोलती हैं कि इन्होंने उसने तो सुना है इनको बात करते हुए शरद पवार जी से और इंस्ट्रक्शन लेते हुए जरंगे पाटिल जी को। उनका कल स्टेटमेंट आया सर। बहुत सारे लोग खुल के सामने आने लगे हैं कि जरंगे पाटिल इज वर्किंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोबेबली शरद पवार जी। तो खुले एक आरोप जो आने लगे हैं, तो फाइनेंस, हर चीज का फाइनेंस, हर प्रोग्राम का फाइनेंस करना। That is the lady, sir. That is the lady on screen. That is Sangeeta Wangade. She said she herself has heard. आदरणीय शरद पवार जी भी मराठा समाज से बिलोंग करते हैं जी, और उन्होंने कभी आरक्षण का विरोध किया नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो विरोध नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो वो कुछ, ये जो रूमर है इसमें कितनी सत्यता है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने ये न्यूज नहीं सुनी है कि शरद पवार जी के इंस्ट्रक्शन पे जरंगे पाटिल साहब कुछ कर रहे हैं। ये मेरे कानों तक बात तब तक, या मेरी मुझसे ये बात कैसे हो गई? ये कल आई है स्टेटमेंट सर, ये कल स्टेटमेंट आई है। अच्छा मतलब ये एडवांस है हम लोग। नहीं, कल आने वाली नहीं है, कल आ चुकी है। yesterday, it came yesterday. कल आ चुकी है जी। मैंने, मुझसे ये रह गई जी। So, but do you think that is possible? I mean, I'm just asking you to speculate. Of course, nobody has the information. Nobody can say anything. But do you think that is possible? हो सकता है क्या कि कोई, मैं ये नहीं कह रहा शरद पवार जी को, कोई और भी हो सकता है मनोज जरंगे पाटिल साहब के पीछे जो उनको भड़का रहा हो और ये बोल रहा हो कि भाई एक्सेप्ट नहीं करना। आपको लगता है सर? नहीं, जरंगे पाटिल साहब को लग रहा है कि शायद ये आरक्षण जब चैलेंज होगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो कितना टिकेगा जी, तो वो आगे की बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और बहुत ज्यादा इतना आगे की सोच के वो आंदोलन जो अपना अभी तक विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो ये जनहित में नहीं है, इतना तो हमें कहना पड़ेगा। क्योंकि जो उन्हें चाहिए था वो सरकार ने दे दिया। बिल्कुल। और 10% छोटा कोटा नहीं है, क्योंकि
It is huge, sir. बहुत बड़ा कोटा है 10%। और ये उनको मानना चाहिए कि 10% कोटा अगर मिलता है तो समाधान उनको होना चाहिए। और मराठा समाज ने भी बड़ा दिल करना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं एक मराठा लाख मराठा, तो उनका दिल भी उतना लाख तो मराठा। उनसे बातचीत होगी सर क्या अभी? एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार क्या उनसे बात करेंगे जरंगे पाटिल साहब से? नहीं, मुख्यमंत्री साहब का और अजीत दादा का बात करना उनसे इसलिए नहीं बनता है कि जो मांग थी उनकी उसको स्वीकार लिया गया, स्पेशल हाउस बुलाया गया है, उनको 10% कोटा पास किया गया है, उनकी बातों को एकोमोडेट किया है और लीगल तरीके से एकोमोडेट किया है। अगर इसके बाद भी कुछ होता है तो उसके लिए हम लीगल टीम भी लगा रहे हैं। फिर भी अगर उन्हें कहीं हम पे शक है तो शक की दवा तो कोई बना ही। इंद्रपाल जी जी, वो सदावर्ते के बारे में मुझे सदावर्ते इज ऑलरेडी देयर। वो इंद्रपाल सिंह जी को मालूम होगा पूरी बैकग्राउंड वगैरह क्या है, मतलब पता नहीं, हाँ? बताएंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। वो सदावर्ते साहब जो हैं वो बार बार कोर्ट पहुंच जाते हैं आरक्षण के खिलाफ, और ये कहा जाता है कि वो देवेंद्र फडणवीस के बड़े करीबी हैं। ऐसा है क्या सर इंद्रपाल सिंह? पहले तो हम भी सुनते थे कि सदावर्ते जो एडवोकेट हैं वो फडणवीस साहब के करीब है। अब कितने करीब है, क्योंकि वो काफी, उन्होंने भी एक जेल की ट्रैवलिंग काफी लंबी कर ली है और कई जगह पे उन पे गुने हो गए, उन्हें अंदर जाना पड़ा, बहुत मुश्किलें लेनी पड़ी। फिर अब उनको लग रहा है कि अब उतने बोल्ड तरीके से वो हार नहीं रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। इंद्रपाल जी, यू नो आई टॉक अबाउट राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से, सिंस यू आर लॉयर, राहुल गांधी जी बार बार कह रहा था कि लोकतंत्र खतरे में, ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, बट द लास्ट 3 मेजर जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वन इन बिल्किस बानो केस, वन probably that electoral bonds issue, and third Chandigarh mayoral election, so has the Supreme Court shown to the whole country and to the world that it stands sturdy independence और intellectually totally intellectual integrity और judicial integrity से एकदम जो high standards of morality maintain करते हुए और independence maintain करते हुए, all these are just allegations of the Supreme Court being intimidated. आप इसको कैसे देखते हो? You can't hear. Indrapal ji, you can't hear. Sir, are you getting a call? I think he's getting a call perhaps. Okay, connect. Is the engineering connected? Can we reconnect him, please? Thank you. Because this is getting to be very, very interesting. It's a very interesting how Indrapal ji looks at the entire thing. Yes. So just प्रकार से the Congress has been blaming the Supreme Court that is being intimidated, judiciary is being intimidated, opposition leaders are being targeted. I tend to go with what the BJP says. That each time a decision is in the favor of the Congress or in favor of or against the BJP, the Supreme Court exhibits great degree of independence and what is it? Judicial grit and courage. And each time a judgment goes against them, it's judiciary is intimidated. It's like the EVMs. बिल्कुल sir. I mean, you win the EVMs are fine, you lose. We want ballot paper. I mean, come on, this is crazy. Otherwise, rightfully speaking, they should all boycott the elections. They should just say, hey, listen, either you bring in the ballot paper or we are not going to stand for election. That's it. As engineering got Indrapal ji. Have we got advocate Indrapal ji? Call lag nahi raha hai humko. Right? We'll wait for another 2 minutes. Indrapal ji has said whatever he wanted to say, I think. Perhaps he doesn't want to say any more. Maybe. Or his battery is down. Or the battery might be down. That Yes, could be another reason. That could be another reason. So. But there are things, issues, the Congress, one thing that we asked the congressman that 52 से आप 272 कैसे पहुंचेंगे? And most of the people try to avoid that particular answer to that. Actually, they don't need to. Very frankly speaking, just strictly between you and me, the Congress just needs to go up to 120. Because if the Congress goes up to 120, the BJP automatically comes down to about 260. So, you don't really need to do very much as far as the Congress is concerned. If they are able to go up to, say, even 100 to 120, that will be huge for them. Very frankly, so because I don't expect the Congress 100 to 120, it could be that they eat into their own alliance votes. Like last time in Kerala, out of 20 MP seats from Kerala, 15 were taken by Congress
and the other 5 were taken by the CPM. That's it. So they might more, nurture into the territories of their own alliance, and that is most of the parties fear that, and that's why they fear the Congress. That the more it becomes powerful, they always talk about. Pradeep ji, they become unbearable. Let's not mince our words. जब कांग्रेस जीतती है हर जगह पे, कांग्रेस के साथ डील करना तकरीबन असंभव हो जाता है. नहीं बात कर सकते सर आप. It is just because the Congress lost in these 3 states, Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh, that the Congress is being very humble right now. Sir, there are That's 230 seats where the Congress and the BJP are fighting one another. Yes. So the alliance would always, India alliance would like that Congress works on these 230 seats. Now, if they are working on those, and they should, and if they are working on those seats in which they are going to eat into the India alliance votes, I mean, it doesn't make sense. Though there's patched up alliance in Uttar Pradesh, there are patched up alliance probably with Aam Aadmi Party Pradeep ji, and the strike rate of the Congress, as in the winning proportion of the Congress in these 230 seats, is just about 12 to 13%. Less than that. They say 5%, they say 5%. Somebody says 12%, somebody says 5 to 7%. It has to go up to 25%. बिल्कुल. मेरा कहता है आज ये 25% तक अगर चले जाएगा ना, अगर वो 1/4 भी ले लेते हैं, 50 सीटें भी आ जाती हैं वहां से 210, 230 में से, और 50 सीटें आपकी आ रही हैं वेरी एनीवे साउथ से आपकी 50 सीटें आ रही हैं, तो आपकी 100 सीटें हो गई. अगर कांग्रेस के पास 100 सीटें आ जाती हैं, that spells trouble for the BJP. Let me tell you this, the BJP is in real trouble. अगर आज की तारीख में कांग्रेस 53 से 100 पे चली जाती है. Well, the BJP has given statistics that they've got more MPs in the south than the Congress. Absolutely. They have. And they've given the indications that they're more in the Rajya Sabha and the Lok Sabha. Correct. They have said so. A slight edge over the Congress, where the 5 states in the south are concerned. लेकिन अभी तकलीफ क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि तकलीफ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया गया है कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल रिजेक्ट किया गया है तेलंगाना में, और भारतीय जनता पार्टी की खुद की जो प्रेजेंस है आंध्र प्रदेश में कुछ खास नहीं है. But as far as the Congress is concerned, the Congress has been present in these states right from 1947 up till today. The South has had a huge organization built by the Congress Party. The Congress Party just has to rejuvenate that. And if they are not able to do so, then what the BJP has said कि इस बार शायद 40 भी नहीं आएंगी, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है 25 भी नहीं आएंगी. वो 5 स्टेट्स भी हम लोग देखे सर. आंध्र प्रदेश, I mean, you have got YSR is taken over the entire assembly segments, mostly dominated them, and probably the MPs also. He has won more seats. If you got KCR in Telangana, in fact, BJP managed around 8 MPs probably there, and इंद्रपाल जी आ गए जी. राइट, लेट्स गो टू मिस्टर इंद्रपाल जी. वो प्रश्न आपको पूछ रहे थे बिकॉज एज अ लॉयर राहुल गांधी भी has always been telling that judiciary is being intimidated, opposition leaders are being targeted, लोकतंत्र खतरे में है. Now we are talking about Bilkis Bano judgment, the electoral bonds judgment by the court, and Chandigarh mayoral जो order आया था. It all showed the steady independence of the Supreme Court. It showed the whole world where allegations were coming continuously that judiciary is working under intimidation. Now how do you see it? Do you think that these 3 judgments, it's Pradeep ji, the judiciary is very much independent, and they are not biased or they are not influenced by any political party. And our Honorable Chief Justice of India is a very intelligent, honest and good judge. The judgment which he has delivered in his tenure, all are the landmark judgments. And recently you had now quoted regarding the Bilkis Bano and their electoral bond. And the Chandigarh mayor and the Chandigarh mayoral election. Yes, I have Chandigarh mayor election, Rajiv ji. Yes. So judiciary, you cannot blame the judiciary, and definitely राहुल गांधी जी ये बहुत बचकाना बात करते हैं, इसीलिए उनकी इमेज खराब हुई है. और राहुल गांधी जी को चाहिए कि थोड़े एडवाइजर अच्छे रखें, थोड़े से जैसे मोदी जी के पास हैं ऐसे ढंग के एडवाइजर रखें. और जुडिशरी को ब्लेम करना बिल्कुल ठीक नहीं है. इट अमाउंट टू अ कंटेम. ऑन द कॉन्ट्ररी, ये ठीक है, सुओ मोटो वो कंटेम नहीं लेते हैं इनके ऊपर, नहीं तो ये जिस तरीके से जुडिशली ऑनेस्टली
काम कर रही है। हर आप देख लीजिए, जब से हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये संभाला है, इसके पहले गोगोई जी ने भी अच्छे जजमेंट दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जुडिशरी कभी भी पॉलिटिकल लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। मैं खुद पीएमएलए कोर्ट, ईडी कोर्ट में जब जाता हूं तो वहां एमएलए और एमपीस के मैटर होते हैं। तो मैंने हमारे जो जज साहब हैं उनको देखा है, रोकड़े साहब को, वो कभी भी किसी भी पॉलिटिकल आदमी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। उनके बात करने का तरीका, उनका डील करने का तरीका, पैरामीटर सब कुछ सेम रहता है। और बिल्कुल भी वो कहीं भी किसी भी पार्टी के कारण वो किसी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा मैंने अपने पर्सनल निजी इंद्रपाल एक्सपीरियंस सिंह में जी, भी नहीं कहीं देखा ऐसा तो है। नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी के और बाकी विपक्ष के फेवर में जब जजमेंट आती है तो जुडिशरी इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, और जब उनके खिलाफ जाती है तो जुडिशरी इज इन्फ्लुएंस्ड? कहीं ऐसा तो नहीं है? जैसे ईवीएम, जैसे ईवीएम की बात है अगर आप जीते तो ईवीएम ठीक है, हारे तो ईवीएम रिग्ड है, मतलब क्या है? राजीव जी, वेरी ट्रू। आदमी जब हारता है तो ब्लेम करता है, और वो ब्लेम बिल्कुल वो देखता है कि अब रास्ता क्या बचा है, मुझे किस बात को मैं ब्लेम कर सकता हूं। तो डेफिनेटली वो जब फैसला खिलाफ जाता है तो कई बार हमारे भी क्लाइंट बोलते हैं, अरे यार लगता है इसमें तो जज मैनेज हो गया, मतलब इस तरह की बातें करते हैं लोग। पर ऐसा होता नहीं वास्तविक जिंदगी के अंदर। वास्तविक जिंदगी में जो डेकोरम है बहुत ज्यादा मेंटेन किया जाता है। इंद्रपाल जी, बीच में नरेंद्र मोदी साहब ने भी ऐसे कुछ बातें कही जो वो ऐसा लोगों को एक चर्चा चल रहा था पूरे मीडिया में कि ही इज कास्टिंग एस्पिरेशंस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उन्होंने कहा था कि आजकल ये हालत है कि आलम है कि सुदामा अगर कृष्ण को, भगवान कृष्ण को कुछ छोटा सा राइस तो गिफ्ट में लेके आते हैं और कोई पीआईएल फाइल करता सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट उसको करप्शन, ब्राइब अमाउंट बोलते हैं। सुदामा और कृष्ण के रिलेशनशिप निकाल के मोदी जी ने आलोचना करना चाहा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड्स इश्यू में। ऐसे वातावरण, ऐसे टॉक चल रहा था। Do you have any knowledge about that? Do you think that Prime Minister Modi was casting aspirations on the conduct of the Supreme Court? नहीं, मैं समझता हूं कि वो कुछ इस उनका बोलने का भाव बिल्कुल भी जुडिशरी को टारगेट करना नहीं है। और प्रधानमंत्री जी जुडिशरी का बहुत सम्मान करते हैं। और मैंने देखा है कि जितना अभी प्रधानमंत्री जी के पीरियड में ही राम मंदिर का फैसला आया, कितना बड़ा फैसला था, कई सालों से प्रलंबित था, वो पेंडिंग था वो। तो मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी को कभी जुडिशरी से कहीं कुछ ठेस पहुंची है या उनको लगा है कि जुडिशरी जो है वो सही काम नहीं कर रही है। ऐसा नोट में कहीं आया नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का सुदामा और कृष्ण का जो बोलने का जो तात्पर्य है कि भाई ये भी लोग इस तरह से लेंगे करके इंटरप्रिटेशन जो है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि जुडिशरी के ऊपर कोई ब्लेम कर रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच इंद्रपाल सिंह जी। Very safely said. Very very safe. But the only thing is people are very surprised. Surprising बात इस पे ये लगी, हैरानगी की बात ये लगी इंद्रपाल सिंह जी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने जुडिशरी के बारे में कुछ कहा है। इसलिए आज तक कभी उन्होंने पहले नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके उन्होंने कहा कि कोई पीआईएल फाइल कर देगा और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई ये भी रिश्वत है, ऐसा उन्होंने कहा। पहली बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया अपनी जबान से, तो शायद इसकी वजह से हर जगह पे बात चली। In any event, thank you so much, sir. Thank you very much. Always a pleasure talking to you. Always a pleasure. Thank you so much, sir. Namaskar. Namaskar. Well, so please do remember, Indrapal Singh ji is an advocate, and, It's very safe. and he knows how to play safe. He's not the sort of person who will get led into a trap. He faces these kind of traps all the time when arguing in the court.